नमस्कार आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में हिल स्टेशन मरी में हुकूमती गफलत की वजह से पेश आए दिलदोज सानहे और माशी बदहाली के आलम में आए रोज मुसल्लत किए जा रहे नए नए टैक्सों को लेकर बढ़ती सियासी हंगामा आराई पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताजा तरीन अहम खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। मरी सानहे पर पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में फिर उठा मसला बलूचिस्तान। मिनी बजट में नए टैक्सों पर सरापा एहतजाज, अपोजिशन जमातों के लीडरान। और पाकिस्तान में कौमी शनाख्त से अभी तक महरूम बंगाली बिहारी मुसलमान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में सियाहती मकाम मरी में पेश आए दिलदोज सानहे की। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पास वाक़े वादी कोहिसार मरी में हर साल की तरह मौसम की पहली बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए हजारों सयाहों का सैलाब उमड़ा, लेकिन हुकूमती गफलत और बदउनवान मकामी इंतजामिया की बेहिसी के सबब शदीद बर्फबारी में खुले आसमान के साए तले तकरीबन 2 दर्जन सयाह तड़प तड़प कर दम तोड़ गए। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में मरी सानहे को लेकर मचे सियासी कोहराम पर पेश है ये रिपोर्ट। लाश पर लाश गिरी, नींद न टूटी तेरी। लाश पे लाश गिरी, नींद न टूटी तेरी। हाक में वक्त तेरी मुर्दा जमीरी को सलाम। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत पर इस तरह की सियासी तनकीद हिल स्टेशन मरी में बर्फबारी के दौरान मकामी सयाहों के साथ पेश आए अंदोहनाक सानहे पर की, क्योंकि हुकूमती नाअहली और इंतजामिया की गफलत के सबब मरी में 23 सयाहों की जानें तलफ हो गईं। सितम ज़रीफी ये रही कि मरी में हजारों लाखों की तादाद में सयाह पहुँचे, लेकिन मरी में बद इंतजामी के आलम में होटल मालिकान और खाने पीने के दुकानदारों की ब्लैक मार्केटिंग की वजह से शदीद बर्फबारी में बेशतर सयाह अपनी गाड़ियों में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ गए। यही वजह रही कि अपोजिशन पार्टियों के पार्लिमानी अराकीन ने इस दिलदोज सानहे की आला अदालती कमीशन से तहकीकात कराने की मांग की। 20 लोग मरी में इतना बड़ा हादसा में शहीद हो चुके हैं, और अगर इस किस्म का जो कमेटी फॉर्म हुआ है इसको करके हम ये इंसिडेंट भूल जाएंगे तो उनके खानदानों के साथ नाइंसाफी होगी, इस मुल्क के अवाम के साथ नाइंसाफी होगी। तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपना गुड ऑफिसेस को इस्तेमाल करो और हुकूमत वक्त को आप इस बात पे कायल करें कि हमें जुडिशल कमीशन बनाना है और हमें हकीकत तक पहुंचना है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में रावलपिंडी और इस्लामाबाद से महज 2 घंटे की दूरी पर वाक़े है वादी कोहिसार मरी। ताहम इस्लामाबाद और पंजाब सूबे में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुकूमतें मरी में सयाहों की जान बचाने के लिए हंगामी इंतजामात की अनदेखी करती रहीं। यही वजह रही कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के स्पीकर असद कैसर ने मरी सानहे में जाँ बहक हुए सयाहों के मुतासिरा खानदानों से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करने के लिए खुसूसी इजलास बुलाने का दिखावा किया। लेकिन पाकिस्तानी पार्लियामेंट में मरी सानहे पर बुलाए गए हंगामी इजलास में बीएनपी के चेयरमैन सरदार अख्तर खान मिंगल को बोलने की इजाजत दी गई, तो बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती मजालिम और कत्लो गारतगिरी के खेल का संगीन मसला उठाकर मिंगल ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट की तमाम सियासी जमातों की बोलती बंद कर दी। मरी का इलाका इस्लामाबाद से नजदीक है, तो उन लवाकीन की आओ पुकार, उनकी चीखें जो है ना इस ऐवान में भी सुनाई दी गई हैं, यहाँ के मीडिया में भी सुनाई दी गई हैं। लेकिन वो इलाके
جو اسلام آباد سے بہت دور ہیں، جو آسٹریلیا کے جزیروں میں ہیں یا نارتھ پول میں ہیں، جس طرح کے بلوچستان ہیں، لیکن کیا وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ یہاں پہ تو قدرتی آفتیں ہوئے ہیں، وہاں پہ انسانی اور حکومتی آفتیں جو آئی ہیں ان پر کوئی بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس پر آج تک کسی نے جو ہے روشنی تک نہیں ڈالی، کیونکہ ان علاقوں کو ہم نے اندھیرے کی اس کنویں میں دھکیلا ہوا ہے کہ وہاں پر آپ کی کوئی بھی روشنائی کام ہی نہیں کرتی. ایک ہی قبر سے 250 کے قریب جو ہے لاشیں برآمد ہوتی ہیں اجتماعی قبروں کی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. کیونکہ اگر اس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بات جو ہے کہیں دور تک جا کے پہنچتی ہے، اور جب اس دور تک پہنچتی ہے تو ہم میں سے کوئی، ہم سب کے جو ہیں وہاں پر جو ہے جل جاتے ہیں. ان واقعات کے پیچھے ان عناصر کا اور ان قوتوں کا ہاتھ ہے جو ایک ایک قبر میں، اجتماعی قبر میں جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں گراتے ہیں. سی ٹی ڈی کے جو واقعات ہیں، کوئٹے سے آپ کا ڈپٹی اسپیکر صاحب تعلق ہے، روزانہ کوئی ایک مہینہ نہیں گزرتا کہ سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 19 لوگ ہلاک کیے جاتے ہیں، اور دوسرے دن شہ سرخی لگتی ہے کہ جی دہشت گردوں کا جو ایک اہم گروہ جو ہے مارا گیا. 19 آدمی اس طرف مارے جاتے ہیں، لیکن اس طرف ایک گاڑی کا کانچ تک نہیں ٹوٹتا. تو یہ کیسے دہشت گرد ہیں جن کے ہاتھ میں پتھر تک نہیں ہے؟ یہ کیسے دہشت گرد ہیں جن کے جب برآمدات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اتنا بارود برآمد کیا گیا ہے، لیکن ان دہشت گردوں کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ بارود کا جو ہے ایک حصہ بھی پھوڑ سکیں. اتنی بندوقیں، اتنے کارتوس ان سے برآمد ہوتے ہیں، لیکن وہ جاہل دہشت گرد ایسے ہیں کہ ایک گولی چلانے کے بھی قابل نہیں ہوتے. بجلی نہ ہونے کے برابر ہے. موجودہ جو سیلاب آیا ہے آپ کے کوسٹل بیلٹ، وہ گوادر جس کے سی پیک پہ بلینز آف ڈالر خرچ کیے گئے ہیں، لیکن وہاں کے گوادر کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی اپنی جگہ پر، آج وہ گوادر کے لوگ وہ گٹر کا پانی پی رہے ہیں. اس بارش کا پانی جو ہے، وہ بارش کا پانی ان کے آنگنوں میں، ان کے گھروں میں جو ہے وہ ایک تالاب نما جو شکل اختیار کر گیا ہے. تو کہاں گئے وہ 65 ارب ڈالر جو گوادر کے لیے خرچ کیے گئے تھے؟ ان میں سے تو ہمیں نہ موجودہ حکومت نہ گزری حکومتوں نے جو ہے وہاں پر ہمیں آج دن تک یہ بتلا سکیں کہ یہ رقم گئی تو کہاں گئی. بلوچستان میں تو خرچ نہیں ہوئی. اگر خرچ ہوتی تو گوادر پر خرچ ہوتی، خرچ ہوتی تو سی پیک کے روٹ پہ خرچ ہوتی. ان میں سے تو ایک جو کہتے ہیں نا ٹکا پیسہ جو ہے نا وہ بلوچستان میں خرچ نہیں کیا گیا. اب چرچا دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی اور بیرونی قرضوں پر منحصر رہنے والے پاکستان کی جو غلط پالیسیوں کی وجہ سے اب دیوالیے پن کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. لہذا شدید مالی بحران سے دوچار پاکستان میں عمران خان حکومت نے IMF سے نئے قرض حاصل کرنے کے لیے سرنڈر کر دیا ہے اور پاکستان کی معاشی خودمختاری تک کو داؤ پر لگا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ IMF کی شرطیں پوری کرنے کے لیے پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو آئے روز مختلف ٹیکس لگانے پڑ رہے ہیں. یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے، اور اسلام آباد میں پاکستانی پارلیمنٹ کے باہر سراپا احتجاج اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد PDM کے لیڈران اور سیاسی کارکنان کے. PDM یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مشترکہ بینر تلے اسلام آباد میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں کی وجہ رہی. پارلیمنٹ میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی جانب سے آئین کی خلاف ورزی اور تانا شاہی حربے اختیار کرتے ہوئے منظور کیا گیا منی بجٹ، جسے بے روزگاری اور معاشی بدحالی سے اجیرن پاکستانی عوام نے نئے سال میں ایٹم بم بتایا. یہ منی بجٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے دکھوں میں اضافہ کرے گا، ان کی تکلیفوں کا مداوا نہیں کرے گا. وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے.
پہلے ہی حالات اتنے سخت اور مخدوش ہیں کہ کوئی شخص جو ہے، جو غریب آدمی ہے، عام آدمی ہے، وہ 2 وقت کی روٹی کما کر اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا، وہ بچوں کے لیے دوائیاں نہیں لے سکتا، وہ بجلی کا بل نہیں دے سکتا، وہ گیس کا بل نہیں دے سکتا، وہ اسکول کی فیس نہیں دے سکتا، وہ مکان کا کرایہ نہیں دے سکتا۔ اب آپ ان پر اتنا بڑا بوجھ جو ڈالنے جا رہے ہیں کسی اور کی ماں پر IMF کے پریشر کے انڈر، تو یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں 13 جنوری 2022 کو عمران خان حکومت کی جانب سے منظور کردہ منی بجٹ کے خلاف PDM میں شامل اپوزیشن جماعتوں کے سیاسی کارکنان ہی سڑکوں پر نہیں اترے، بلکہ پاکستان میں مہنگائی سے اجیرن ہر طبقے سے وابستہ افراد بھی پیش رہے، کیونکہ عمران خان حکومت نے منی بجٹ کے ذریعے پاکستان میں 350 ارب روپے کے نئے ٹیکس مسلط کیے ہیں، جن سے براہ راست پہلے سے بدحال غریب عوام بری طرح متاثر ہوں گے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتیں ہی نہیں بلکہ اتحادی اور خود عمران خان کی حکمران جماعت PTI کے اراکین تک منی بجٹ کی پرزور مخالفت اور اسے واپس لینے کی التجا کرتے رہے۔ مہنگائی تو چھوڑ دینا، وہ تو آپ ہو رہا ہے، وہ تو چلیں آپ ان پہ ڈالیں، یہ آپ پہ ڈالیں، یہی آپ کریں، لیکن سر ہمارے لوگوں کا کیا گناہ ہے؟ کیا آپ یہ بڑی بڑی کانوائیں بھی بند کر لیں گے؟ آپ غریب بندے پہ تو آپ لوڈ ڈال رہے ہیں، ذرا خدارا اپنے BMWs اور وہ لینڈ کروزر سے بھی نیچے تو اترے نا، وہاں پہ تو آپ لینڈ کروزر اور BMWs اور ہوائی جہازوں میں پھر رہے ہیں، تو اس سے ذرا نیچے اتریں۔ آپ غریب پہ خالی بوجھ نہ ڈالیں، ان کے لیے آٹا اور گھی اور دودھ اور وہ نہ کریں، اور ان پہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں، ذرا یہ ان بڑے بڑے لوگوں اور جتنے بھی ہیں ان پہ وہ کریں، اور یہ 3 روز جتنے بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں سر، ان سب کے ECL میں نام ڈال لیں، آپ انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا سر۔ پاکستان میں اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی PMLN اور PPP سمیت PDM میں شامل درجن بھر اپوزیشن جماعتیں تو وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کی جانب سے پیش کردہ منی بجٹ کی مخالفت شروع سے ہی کر رہی تھی، کیونکہ IMF سے $1 ارب کے نئے قرضے کی شرطیں پوری کرنے کے لیے منی بجٹ کے ذریعے پاکستانی عوام پر 350 ارب روپے کے نئے ٹیکس ہی نہیں لگائے گئے، بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF کے حوالے کر کے معاشی خود مختاری داؤں پر لگا دی گئی ہے۔ اگر وزیر خزانہ میری بات سن رہے ہو، یقیناً کوئی نہیں سن رہا، جو ان غریبوں پہ ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے، تو مجھے وہ شخص آج بہت شدت سے یاد آ رہا ہے جو پارلیمنٹ کے باہر کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ ڈالر مہنگا ہو تو وزیر اعظم چور ہے، اگر پیٹرول مہنگا ہو تو وزیر اعظم، اور اگر تمہارے بجلی کا بل زیادہ آئے تو وزیر اعظم، اور اگر تم پہ ٹیکسز مزید لگائے جائیں تو وزیر اعظم۔ آج وہ شخص کہاں ہے جب ایک غریب آدمی پر، آج غریب آدمی پہ موبائل سے بتا لیا جا رہا ہے، تو وہ شخص کیوں کھڑا ہو کر نہیں کہتا کہ کون چور ہے، کون چور تھا، اور کون چور ابھی ہے ہمارے پاس؟ غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری سے ستائے ہوئے عوام، ان کے اوپر اس منی بجٹ میں مزید 350 ارب روپے کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ جناب اسپیکر، میں آپ کو یاد دلاتا چلا جاؤں، جب اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر بنے تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ منی بجٹ پیش کیا اور 400 ارب روپے کے ٹیکس انہوں نے لگائے، یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جوڑی آئی عبدالحفیظ شیخ کی اور شبر زیدی صاحب کی، انہوں نے جناب 700 ارب روپے کے ٹیکس لگائے، اور پھر جناب شوکت ترین صاحب تشریف لائے اور انہوں نے 300 ارب روپے کے ٹیکس بڑھائے، اور اب 350 ارب روپے ٹیکس لگانے کا ایک اور نسخہ اس منی بجٹ میں لے آئے ہیں۔ یہ سارے ملا کر جناب اسپیکر 1700 ارب روپے کے ٹیکس بنتے ہیں۔
पाकिस्तानी पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों के अरकान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि खुद पीटीआई के पार्लिमानी लीडरान खुसूसन वजीर दिफा परवेज खट्टक की जानिब से भी IMF से खुफिया डील की शराइत पूरी करने के लिए मिनी बजट की मंजूरी की मुखालफत किए जाने की खबरें आती रहीं। लेकिन इख्तिदार के नशे में गाफिल आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान ने किसी की नहीं सुनी। यही वजह रही कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों की जानिब से वजीर दिफा परवेज खट्टक की हिमायत में शदीद नारेबाजी होती रही। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान में कौमी शिनाख्त से महरूम बंगाली बिहारी मुसलमानों की दास्तान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान नामी दस्तावेज जारी करने का दिखावा किया गया। इसके लिए इस्लामाबाद में एक तकरीब का एहतमाम किया गया और तकरीब में पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर वफाकी वुज़रा की मौजूदगी में वजीर आजम इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पर दस्तखत किए। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोइज यूसुफ ने खुसूसी खिताब करते हुए कौमी सलामती के लिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान दस्तावेज को असद जरूरत और संग-ए-मील करार दिया। पाकिस्तान में धुंध के बाइस पेश आए मुख्तलिफ सड़क हादसात में दर्जनों अफराद जाँ बहक और जख्मी हो गए। पहला हादसा माहौलियाती आलूदगी के मामले में सरे फहरिस्त पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के शेखुपुरा इलाके में पेश आया। शेखुपुरा में एक मुसाफिर बस बेकाबू होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 2 मुसाफिरों के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई, लेकिन शदीद तौर पर जख्मी 14 मुसाफिरों की हालत बेहद तशवीशनाक बताई गई है। इसी तरह सिंध सूबे की राजधानी कराची में भी 2 हादसे पेश आए। पहले हादसे में टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंदकर 2 अफराद हलाक कर दिए और दूसरे हादसे में सुजुकी कार पलटने से 7 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिंध सूबे की राजधानी कराची में मुकीम मदीना मस्जिद को बुलडोज करने के फैसले के खिलाफ शिद्दत पसंदाना तबके में गमो गुस्से की लहर मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है। यही वजह है कि कराची में मदीना मस्जिद को गिराने के अदालती फैसले के खिलाफ एहतजाजी धरने में शिद्दत पसंदों का सैलाब उमड़ रहा है। इस एहतजाजी धरने में शामिल शिद्दत पसंद तंजीमों के लीडरान और सियासी कारकुनान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गैर मुस्लिम करार देते हुए उनके खिलाफ फतवे जारी करने तक की धमकी दे रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तानी फौज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने फैसले पर नजरसानी करने के अलावा शिद्दत पसंद तंजीमों को मदीना मस्जिद न गिराए जाने की यकीन दहानी कराई गई है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोविड-19 की 5वीं लहर की वजह से हालात मुसलसल खराब होते रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोविड-19 की रोकथाम के लिए बने NCOC यानी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से अभी तक सिर्फ 32% आबादी को ही इंसदाद कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लग पाई हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीन लगवाने में खवातीन की तादाद मर्द के मुकाबले बहुत कम है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सिंध सूबे में अपोजिशन पार्टी PPP की सूबाई हुकूमत ने तिजारती शहर कराची में खवातीन को डोर टू डोर वैक्सीन लगाने की कैंपेन चलाई है। इस कैंपेन के तहत कराची में लेडी हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर खवातीन को वैक्सीन लगाएंगे। इस दौरान उनके साथ लेडी डॉक्टर्स भी होंगी। पाकिस्तान के सिंध सूबे में समाजी कारकुन नाजिम जोखियो कत्ल केस के मामले में सिंध पुलिस के IG को सीनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में तलब किया गया। लिहाजा सिंध पुलिस के IG ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीनेट कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान मकतूल नाजिम जोखियो की बेवा को सिक्योरिटी फराहम करने का दावा किया और इस मौके पर सिंध पुलिस के IG ने बताया कि नाजिम जोखियो को कुछ गैर मुल्की शिकारियों की वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने पर कत्ल किया गया। इस मामले में सिंध सूबाई असेंबली के रुकन जाम ओवैस के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है।
सर्द मौसम में पाकिस्तानी अवाम रसोई गैस की किल्लत और खाने पीने की चीजों में कमर तोड़ महंगाई को लेकर तो पहले से ही परेशान थे, लेकिन पाकिस्तान में अब गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेना भी गरीब लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में चाय की कीमतों में अचानक हुए 200 रुपए फी किलो के इजाफे के लिए कारोबारी तबका डॉलर की बेकाबू उड़ान को जिम्मेदार बता रहा है। ताजिरों का कहना है कि एक तरफ डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए में मुसलसल गिरावट आती जा रही है। इसकी वजह से बैरूनी ममालिक से चाय की दरामद की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सर्दियों में पाकिस्तान में चाय की खपत भी बढ़ जाती है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं कराची में पनाहगुज़ी की जिंदगी बसर करने वाले बंगाली और बिहारी मुसलमानों की काबिल रहम सूरत हाल का। तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान में रिहायश पजीर इन बंगाली और बिहारी मुसलमानों में बेशतर खानदान वो हैं जो 1947 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खुशहाल जिंदगी के ख्वाब संजो कर गए और बांग्लादेश बनने के बावजूद पाकिस्तान से हिजरत नहीं की। पाकिस्तान की इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में आबाद ये उन बदनसीब बिहारी और बंगाली मुसलमानों के खानदान हैं जिन्होंने 1971 में मशरकी पाकिस्तान के आजाद बांग्लादेश बनने पर पाकिस्तान को खैरबाद नहीं कहा और पाकिस्तान में ही रहने का फैसला किया। लेकिन 51 साल गुजारने के बावजूद अपने उस फैसले की इन मुसलमान खानदानों और उनकी नई नस्लों को सजा भुगतनी पड़ रही है। पाकिस्तान में न उनकी अपनी कोई शिनाख्त है और न बुनियादी व इंसानी हुकूक हासिल हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में पनाह गुज़ीन की जिंदगी बसर करने पर मजबूर बंगाली मुसलमानों के मुतासिरा खानदानों के दिलो दिमाग में 2 मर्तबा बंटवारे और हिजरतों के दर्दो कर्ब की तल्खियातें 5 दहाइयों के बाद भी ताज़ा हैं। तुम लोग बंगालियों कब आई हो कब नहीं, ये बोलते रहते, हम लोग साल भागते रहते हैं। तो साल भागने के बावजूद कोई ये बताता कि ये तुम्हारा बांधिए 71 का सबूत लेके आओ, हम 71 का सबूत देते कि 72 का लेके आओ, 72 का लेके दो, 74 का लेके दो, 74 का लेके दो, 77 का दो, 78 का दो, इसी तरह करते करते साल 2 साल चला जाता हमारा ऐसे ही। अब बताओ हम लोग किधर जाएं? बांग्लादेश की आला अदालत ने तो ढाका में रह गए उन तमाम पाकिस्तानी मुसलमानों को शहरियत और वोट डालने जैसे हुकूक दे दिए, लेकिन पाकिस्तान में 1971 से पहले आकर बसने वाले जो बंगाली और बिहारी मुसलमान बांग्लादेश नहीं गए, उन्हें आज तक अपनी शिनाख्त के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन कानून के तहत पाकिस्तान में बसने वाले अफगानी, बिहारी और बंगाली मुसलमानों को एलियन कार्ड का इजरा होता है। इससे उन्हें पाकिस्तान में रोजगार, सफर, तालीम और बैंक अकाउंट्स हासिल करने का हक तो मिलता है, लेकिन पाकिस्तान की मुस्तकिल शहरियत और वोट का हक हासिल नहीं होता। जाती तौर पे मुझे ये लफ्ज नहीं पसंद एलियन का, तो हम उसको रिव्यू कर रहे हैं एनजीओज के साथ, डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ कि बिहारियों, बंगालियों और जो दूसरे लोग जिनकी 3rd जनरेशन है यहाँ पाकिस्तान में, वो उनको भी इस धारे में लाएं। देखें, बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान का नेचुरलाइजेशन लॉ ही नहीं पता कि 5 साल 7 साल के बाद आप लीगली अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में एक प्रोसीजर है, जैसे अमेरिका में है, कनाडा में है, वैसे पाकिस्तान में भी है। काबिले गौर है कि 1971 में पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश के नाम से एक नया आजाद मुल्क बना। इसके नतीजे में लाखों अफराद ने मशरकी पाकिस्तान से हिजरत की। हजारों लाखों लोग पाकिस्तान से बांग्लादेश चले गए, लेकिन वो शहरी जो बांग्लादेश से पाकिस्तान लौटे और जिन्होंने पाकिस्तान में रहने को ही तरजीह दी, उनकी नई नस्लें इसका आज तक शदीद खमियाजा भुगत रही हैं। हालांकि वो अफराद जो वफाकी महोत्सव से रुजू करवाकर अपना मसला हल करवा लें, उन्हें दस्तयाब दस्तावेजात के साथ शिनाख्ती कार्ड जारी कर दिया जाता है, लेकिन जो इस तरक्कीकार से ला इल्म है, उन्हें इस बाबत आगाही देने वाला कोई नहीं है।
उन्हें सरकारी दस्तावेजात और सबूत इकट्ठा करने में बरसों लग जाते हैं। बस बंगाली होना ये गुनाह है। नादरा में जो बैठा वो पाकिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी यहाँ नहीं है। कब्र में जाएगा वहाँ भी बंगालियों को अलग करो, ये बोले नादरा वाला। कराची में एक बहुत बड़ी बिरादरी है, बिहारी बिरादरी, जो इस मुल्क और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ इस्लाम के नाम पे अपनी जायदादें, अपने सारे एसेट्स छोड़ के इस मुल्क पे आए थे और उस मुल्क की खातिर उन्होंने कुर्बानी दी। आज वो दर पदर घूम रहे हैं, आज उनको बुनियादी हुकूक नहीं दिए जा रहे। 70 सालों बाद पाक फौज ने भी उनकी खिदमात को सराहा। पेशावर, हैदराबाद, कराची, पिंडी की कैंट्स में उनको बुलाया गया, उनके खिदमात में एजाजात दिए बिहारी बिरादरी के लोगों के। तो मेरी आपसे इस ऐवान से दरख्वास्त है कि उनके बुनियादी इश्यूज हैं कि आज उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको दाखिले नहीं मिल रहे, उनको NIC का प्रॉब्लम है। बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान में रह गए बंगाली मुसलमान हों या फिर हिंदुस्तान से हिजरत करके इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान आने वाले मुहाजिर हों, पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें उनके साथ अभी तक सौतेला सुलूक करती आ रही हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने इन पनाह गुज़ीनों को शहरियत देना तो दूर, बुनियादी इंसानी हुकूक तक से महरूम रखा हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बसे बंगाली और बिहारी मुसलमानों की पैदा होने वाली नस्लें आज भी इस सवाल की तलाश कर रही हैं कि वो कौन हैं और उन्हें पाकिस्तानी शहरी कहलाने का हक आखिरकार कब मिलेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मन की बात है, जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात।